आइए बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ पर जो एप्लीकेशन है आपके सीबीएसई बोर्ड में जो या आईसीएसई बोर्ड में जो पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। गॉस के लॉ के बारे में और उसके प्रूफ के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। आज गॉस का एप्लीकेशन शुरू करने से पहले बच्चों थोड़ा सा आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों सबसे पहले देखो क्या होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ध्यान से समझिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? अगर कोई चार्ज लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जैसे कोई थिन वायर है या थिन रिंग है, तो वहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस समय जो हमको मिलता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ। जैसे कोई थिन वायर है और उस पर चार्जेज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हों, कितने चार्ज, क्यू चार्ज, और उसकी लेंथ एल हो, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ। पहली चीज क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट जो होती है बच्चों वो कूलाम्ब पर मीटर होती है। दूसरा हमको मिलता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है मेरे बच्चों? जब कोई चार्ज किसी थिन सरफेस पर, यानी जब कोई चार्ज किसी सरफेस पर फैल जाए बच्चों, थिन सरफेस पर फैल जाए, जैसे प्लेन शीट हुआ उस पर फैल जाता है, तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है बच्चों चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज Q हो गया और एरिया A। जैसे मान लीजिए कोई थिन प्लेन शीट है या कोई थिन स्फेरिकल सरफेस भी ले सकते हैं, थिन स्फेरिकल सरफेस, हालो स्फेयर, तो ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। और वहां पर जैसे ये मान लीजिए यहां एरिया जो है वो A है और चार्ज Q है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होगी। यहां पर जो यूनिट होगी बच्चों वो कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर होती है। तो एक बार जब चार्ज लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज जब एरिया के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जब चार्ज वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे किसी स्फीयर में, तो क्या होगा? तीसरा वो हो जाता है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरी सिंपली आप समझ गए होंगे, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे किसी स्फीयर में चार्ज है, चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बच्चों, तो यहां पर रो बराबर वॉल्यूम अगर V है, वॉल्यूम अगर मेरे बच्चों V है, वॉल्यूम अगर V है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, और इसमें जो चार्ज है वो Q है, तो चार्ज Q अपॉन वॉल्यूम V। और यहां पर जो यूनिट होगी मेरे बच्चों वो होगी कूलाम्ब पर मीटर क्यूब। सिंपली इसको चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं बहुत सी किताबों में। तो देखो, एक तो मिल गया हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा मिल गया हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा मिल गया हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो याद रहेगा मेरे बच्चों, अगर चार्ज लेंथ के अकॉर्डिंग फैला है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज अगर एरिया के अकॉर्डिंग फैला है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और चार्ज अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फैला है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जिसको सिंपली क्या कह सकते हैं? चार्ज डेंसिटी भी। लीनियर चार्ज डेंसिटी
को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। यूनिट क्या होती है? कूलाम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। यूनिट क्या होती है? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यूनिट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। यूनिट क्या होती है? कूलाम पर मीटर क्यूब। अब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से परिचित हो गए। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जानते, तो ऐसे ही हम यूज करेंगे। तो पहला था आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब आइए हम लोग गॉस के एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो क्या है? फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली long thin field due to infinitely long thin straight charged wire। पहला एप्लीकेशन हमको यही पढ़ना है, क्या है? फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। एक इनफाइनाइटली बहुत ही लॉन्ग थिन वायर है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, वायर कैसा है? थिन है, लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग है। अब उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेरी सिंपल। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सरफेस होगा, वॉल्यूम होगा या लीनियर होगा? आप सिंपली कहोगे सर लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वायर है तो चार्ज जो है लेंथ के अकॉर्डिंग फैला उसके, तो यहां पर लीनियर चार्ज। और थिन वायर है तो जो चार्ज फैलेगा वो लेंथ के अकॉर्डिंग फैलेगा। तो अगर लेंथ के अकॉर्डिंग फैला मेरे बच्चों, तो ये देखो मैंने एक लॉन्ग वायर बनाया। अब इस लॉन्ग वायर पर ये चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग है, सपोज दैट। और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है मेरे बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। ठीक है। अब इससे P पॉइंट पर, ये जो R डिस्टेंस पर है, इस P पॉइंट पर इस लॉन्ग वायर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यही हमको कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां हम जब गॉस की एप्लीकेशन लगाएंगे, गॉस की थ्योरम लगाएंगे, तो आप देखोगे बड़े सिंपल ढंग से हो जाएगा। अब ये एक लॉन्ग वायर है, इसका कुछ पार्ट हम गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड करते हैं। तो देखो ये हमने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस लिया, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया मेरे बच्चों। ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, आप फिगर में देख सकते हो। ये हमारा क्या हो गया? गॉसियन सरफेस। अब अगर ये गॉसियन सरफेस है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान देना एक चीज को। इससे इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। थोड़ा ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये नहीं मालूम, लेकिन इतना सबको मालूम है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, लाइक दिस। अब इस E का मैग्नीट्यूड कितना है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन डायरेक्शन हमको मालूम था। ठीक वैसे ही अगर हम यहां पर देखें तो डिस्टेंस सेम है, बस डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया। यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसे हो गया। अब अगर हम देखें तो ये कर्व्ड सरफेस बन रहा है, लाइक दिस। कर्व्ड सरफेस बन रहा है। इस कर्व्ड सरफेस पर यहां पर अगर कोई देखेगा तो ये एरिया वेक्टर n कैप जो है यूनिट वेक्टर है, और एक किसका डायरेक्शन शो कर रहा है बच्चों? एरिया वेक्टर का।
मैं लिख दे रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि यहां पे अगर मैं कोई एरिया चूज करूंगा, उसका एरिया जैसे मैंने यहां पे चूज किया, अगर मैं यहां चूज करता तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ ऐसे, ये भी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को शो करेगा। अब आप समझ गए होंगे एन कैप यूनिट एन कैप एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को। अगर मैं यहां पे चूज कर लेता तो उसका एरिया वेक्टर किधर, नीचे की तरफ, लाइक दिस एरिया वेक्टर। यहां पे चूज करता था एरिया वेक्टर ऐसे हो जाता, एरिया वेक्टर। यहां पे चूज करता मेरे बच्चों इस गॉसियन सरफेस पर तो एरिया वेक्टर इधर हो जाता, यहां चूज करता तो एरिया वेक्टर इधर हो जाता, यहां चूज करता तो एरिया वेक्टर इधर हो जाता, और यहां चूज करता तो एरिया वेक्टर इधर हो जाता। तो आप देख रहे हो कि कर्व्ड सरफेस पर एरिया वेक्टर ऐसे, कर्व ऐसे घुमा है तो एरिया वेक्टर ऐसे 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 इस तरीके से, और यहां पर ये प्लेन सरफेस पर ऐसे हुआ। और जो हमने ये गॉसियन सरफेस लिया था, इस सिलेंडर की जो लेंथ थी मेरे बच्चों वो एल मान लिया। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, इस पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है थोड़ा पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, फिर गॉस की थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमको यहां फ्लक्स टोटल निकालना है मेरे बच्चों, तो सिंपल लैंग्वेज में ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो कर्व्ड सरफेस से मिलकर बना हुआ है और एक किनारों पर प्लेन सरफेस से। तो हम यहां पे लिखेंगे फाई कर्व्ड, जिसको आप समझ लीजिएगा कर्व्ड, और प्लस फाई एंड्स। एंड्स का मतलब ये जो दो किनारे, ये देख रहे हैं ये मेरे बच्चों। अब फाई कर्व्ड कैलकुलेट करते हैं। फाई कर्व्ड कैलकुलेट कैसे होगा आप भी जानते हैं, ई डॉट डी एस याद करिए, बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है। मान लिया मैंने यही डीएस लिया था कर्व पर, चलिए यही डीएस लिया था। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई डॉट डीएस। लेकिन हमको पूरे कर्व पर निकालना है, पूरे कर्व पर निकालना है, पूरे कर्व सरफेस पर निकालना है। ठीक, अब पूरे कर्व सरफेस पर निकालना है तो थोड़ा ध्यान से देखना। फाई कर्व, वेरी सिंपल, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई, डीएस, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में। कर्व में कहीं भी जाओगे, नीचे भी आओगे, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कर्व पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो बीच का एंगल cos 0। अब यहां से ई कॉमन ले लो और ये हो गया डीएस कर्व पर। अब ये कर्व पर डीएस हुआ तो बट डीएस कहां है बच्चों, छोटा सा एरिया है, कहां पर है, कर्व्ड सरफेस पर है। इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल एरिया कहां पर, कर्व्ड सरफेस पर। और टोटल एरिया कर्व्ड सरफेस पर जो मेरे बच्चों होता है वो 2 पाई आर एच, लेकिन इस सिलेंडर की जो हाइट है वो एच नहीं है, एल है, तो 2 पाई आर एल। तो यहां पर फाई कर्व्ड बड़े आसानी से आ गया ई इंटू 2 पाई आर एल। देखना ये मैंने कर्व्ड से निकाला, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, कर्व्ड से निकाला। इक्वेशन सेकंड, यहां पे आप लिख सकते हो, एक चीज जरूर लिखना बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 डिग्री एट कहां पर, कर्व्ड सरफेस पर मेरे बच्चों। ठीक है, कर्व्ड सरफेस पे। अब ये आपने कर्व्ड कैलकुलेट कर लिया। अब थोड़ा एंड्स कैलकुलेट करते हैं। फाई एंड्स की बात अगर हम कैलकुलेट करें, फाई एंड्स दो लिख लिया, क्यों, क्योंकि दो एंड्स हैं, 2 ई डॉट डीएस। अब ये जो डीएस एलिमेंट है ये हमको कहां लेना है, एंड्स पर लेना है। कहां लेना है, एंड्स पर, लाइक दिस। चलिए यही ले लिया डीएस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, नीचे तो नीचे की तरफ, यानी वाई एक्सिस की तरफ होगी ऊपर, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी नीचे। लेकिन हमारा एरिया वेक्टर देखो क्या है। अगर हम एरिया वेक्टर देखें मेरे बच्चों तो ध्यान देना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पेंसिल पर ध्यान दो, और ये हमारा एरिया वेक्टर, बीच का एंगल कितना दिखाई दिया, 90 डिग्री। ऐसे ही यहां पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, एरिया वेक्टर इधर है, तो बीच का एंगल कितना दिखाई दिया, 90 डिग्री। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, एरिया वेक्टर, बीच का एंगल 90 डिग्री। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एरिया वेक्टर इधर, बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इस तरीके से फाई एंड्स
हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जीरो। क्यों जीरो लिखेंगे? क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री एट एंड्स पर 90 डिग्री है। और जब आप यहां पर ये लिखते क्या, ई डी एस कॉस थीटा, तो कॉस 90 रखते ही ये क्या हो जाता, जीरो हो जाता। समझ में आया? तो फाइव एंड्स जीरो हो गया। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ मेरे बच्चों? टोटल फ्लक्स आपने मैथमेटिक्स से जो कैलकुलेट किया, कर्व का कितना आया, ई इंटू 2πRL, एंड्स का कितना आया, जीरो। तो फाइव टोटल मेरे बच्चों आ गया E इंटू 2πRL। ये आप नोट्स इतना बना लेंगे वीडियो पॉज करके। हालांकि मैं इसका PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूंगा, देख लें। अब ये तो आपने मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन किया। गॉस ने कहा मैथमेटिक्स से आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा हमको भी याद कर लो। जब आप गॉस को याद करोगे तो यही फाइव टोटल क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखना, फाइव टोटल याद करिए क्या है। या गॉस की थ्योरम क्या कहती है, बाय गॉस, जरूर गॉस को याद करिए, बाय गॉस लॉ। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय, हां ये ध्यान दीजिएगा, जो नेट चार्ज है वो इनक्लोज्ड बाय किससे बच्चों, गॉसियन सरफेस से, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा ध्यान से देखना, फाइव टोटल। आप बताओ इसके इस वायर पर जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी, लैम्डा। यानी इसके यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा। तो एल लेंथ पर कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। ठीक वैसे ही जैसे 1 रुपए में 1 आम तो 10 रुपए में 10 आम, तो वैसे ही अगर 1 मीटर पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी तो एल मीटर पर लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 5। जिनको कंफ्यूजन हो वो ऐसे भी देख सकते हैं। लैम्डा बराबर बताया था चार्ज अपॉन लेंथ, तो Q बाई एल, लेंथ तो Q बराबर क्या हो गया, लैम्डा इंटू एल। यहां पे आपने रख दिया। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, अब जब आप फोर्थ एंड फिफ्थ को इक्वेट करेंगे तो E इंटू 2πRL बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कट गया बच्चों, E बराबर आ गया, E बराबर लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये देख सकते हैं 2πRL, LL से कैंसिल, तो 2π एप्सिलॉन नॉट R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। मैग्नीट्यूड आपको मालूम चल गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर भी इतना ही होगा और यहां पर भी इतना ही होगा, बस यहां पर पॉइंट पर फील्ड ऊपर की तरफ, यहां नीचे की तरफ। तो इस तरीके से ये पहला एप्लीकेशन मैंने आपको बताया। इसको